गुड मॉर्निंग दिनेश। कोई बात नहीं। कड़ू
चलिए तो शुरू करें। ओके, शुरू करते हैं। आज का सुविचार ले लेते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं सुविचार से। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी को। मैं संतोष सर, दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले सुविचार से करते हैं। सुविचार: कांटों पर चलने वाले मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। जहां कांटे होते हैं उस पर जो चलने वाला होता है वह फटाक अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, वह तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांटे होते हैं ना, वह कदमों की रफ्तार बहुत तेजी से कर देते हैं और व्यक्ति जल्दी से पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कांटों पर चलने की आदत डालिए। कांटों से घबराइए नहीं। कांटे यहाँ पे, कांटे इन द सेंस यहाँ पे मुश्किलें हैं। मुश्किलें, जो मुश्किलों पर चलता है वही जो है आगे बढ़ता है। कहते हैं कि इश्क है तो रिस्क है। अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप जो है इसे कर पाएंगे। अगर आप जो है कांटों पर चल पाएंगे, अगर आप मुश्किलों पर चल पाएंगे, तभी जो है आप जो है अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे और जो आपका टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। तो कांटों पर चलना, मुश्किलों से घबराना, जब उससे कभी घबराइए नहीं। उस पर आता है, कांटों को वेलकम करिए। आने दो भाई, आने दो, आने दो। जितना आओगे उतना हमारे अंदर में परफेक्शन होगा, जितना लेके आओगे उतना परफेक्शन होगा। उसे घबराइए नहीं कभी। तो कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही आज जो है इसी मोटिवेशनल कोट्स के से और इसी एक उत्साह से आज हम नए दिन की शुरुआत करेंगे। और आगे का जो हमारा लेक्चर है, एरिक एरिक्सन का जो पार्ट 2 है, एरिक एरिक्सन का कल हमने जो है बहुत बातें बता दिया हुआ था, तो उसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत का भाग 2 पढ़ेंगे और उसके अंदर जो जो बातें हैं उसके हम समझेंगे। भाग 2 में जो 8 पार्ट है, उसके जो 8 स्टेज एरिक एरिक्सन जी ने बताए हैं, उसको बाकायदा एक एक करके जो हम उसको समझाएंगे आपको। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम बोर्ड वर्क पे चलेंगे। तो सीधे रुक करते हैं, हम जो है सीधे रुक करते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पे कल का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा हुआ था, कल का रिवीजन अगर ले लेंगे तो थोड़ा आपके मन में जो है एक बात सेट हो जाएगी, क्या क्या पढ़ाया गया था। चलिए, तो कल हमने जो है क्या पढ़ाया हुआ था? कल हमने पढ़ा हुआ था एरिक एरिक्सन जी को। हमने एरिक्सन जी को पढ़ा हुआ था। एरिक एरिक्सन। अब एरिक एरिक्सन जी जो थे, इनका जो जन्म था वह 1902 को हुआ था। इनका जन्म 1902 को हुआ था और 1994 को इनकी डेथ हो गई थी। 1902 को इनका जन्म हुआ था, 1994 को इनकी डेथ हो गई थी। यह जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के स्थान के ये रहने वाले थे। इन्हें जो है
अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक, इन्हें अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक, इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के नाम पे, अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक के नाम से, एक मनोविश्लेषक के नाम से, एक मनोविश्लेषक के नाम से, और मनोसामाजिक के प्रणेता के नाम से, मनोसामाजिक के प्रणेता के नाम से, और इनको एक मानवतावादी के रूप में भी, मानवतावादी के रूप में भी इनको जो है वो जाना जाता था। ये थे एरिक एरिक्सन जी। एरिक एरिक्सन जी का परिचय इतना हो गया। अब एरिक एरिक्सन जी ने किया क्या? तो एरिक एरिक्सन जी ने किया कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक या साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी, जो उनकी पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें छपी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में छपी। कब छपी? तो ये छपी 1963 में। कब छपी? 1963 में। 1963 में जो है यह छपी। तो एक मुद्दा हमारा ये भी हमने क्लियर कर दिया हुआ था कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी वह कब बनी। तो ये इसके बारे में हमने चर्चा कर दी। बहुत सारी पुस्तकें, उनकी 4-5 पुस्तकें थी, 5 पुस्तकें के बारे में चर्चा करी हुई थी। और सबसे मेन पुस्तक भी जिसके बारे में चाइल्डहुड सोसाइटी, उसमें 8 चरणों की व्याख्या करी गई थी, तो वो हुआ था। ये क्या थे? ये फ्रायड को मानने वाले थे। ये जो थे वो फ्रायड को मानते थे, फ्रायड को फ्रायड को फॉलो करते थे। तो फ्रायड को मानते थे। और फ्रायड को क्या मानते थे? तो फ्रायड की जो 5 मनोलैंगिक जो सिद्धांत, मनोलैंगिक जो चरण थे, फ्रायड के मनोलैंगिक चरण में क्या था? तो गुदावस्था थी, मौखिक अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, सुसुप्तावस्था, और जननांग और जननिक अवस्था। इन अवस्थाओं से वह प्रेरित होकर के, इन्हीं जो इनकी मनोविश्लेषण थ्योरी है, फ्रायड की मनोविश्लेषण थ्योरी, इसी से प्रेरित होकर के जो है यह अपना, इसी में इन्होंने 5 चरण इनके थे, इनके ये 5 चरण थे, फ्रायड के 5 चरण थे। तो इन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने 8 चरण दिए। फ्रायड के 5 चरण थे, 5 चरणों से प्रेरित होकर के इन्होंने 8 चरण दिए। और फ्रायड जी जो है, फ्रायड जी क्या करते थे? तो फ्रायड जी अपना वो जो है अहम पराहम, ईड ईगो सुपर ईगो को मानते थे। और ये ईड ईगो सुपर ईगो को ना मान करके किसको मानने लगे? यह मानते थे फ्रायड के ईड ईगो सुपर ईगो, ये था फ्रायड का था। इसमें से ये जो है इनको नहीं मानते थे, खाली ईगो को मानते थे। फ्रायड के सिद्धांत में ये जो है खाली ईगो को मानते थे। तो खाली वह ईगो को मानते थे, ईड और सुपर ईगो को नहीं मानते थे, खाली ईगो को मानते थे। तो फिर ऐसे ही आगे चल करके इन्होंने 3 तत्व भी बताए। इन्होंने क्या किए? इन्होंने 3 तत्व बताए। 3 तत्व क्या बताए थे? तो 3 तत्व इन्होंने बताए थे। 3 तत्व क्या क्या थे? तो 3 तत्व थे, इन्होंने 3 तत्व बताए, पूर्णतावादी, पर्यावरणीयता और परिवर्तनशीलता। इन्होंने 3 तत्व बताए, पूर्णतावादी, फिर पर्यावरणीयता, और तीसरा था क्या? पूर्णतावादी, पर्यावरणीयता, और तीसरा था परिवर्तनशीलता। ये तीन उन्होंने तत्व बताए। और क्या बताए? 3 तत्व बताने के बाद
ये 3 तत्व बताए। 3 तत्व बताने के बाद इन्होंने कुछ और बताया, जैविक परिपक्वता। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है कैसे विकसित होता है, तो व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के विकास के बारे में इन्होंने बताया, व्यक्ति के विकास के बारे में, व्यक्ति के विकास के बारे में बताया, व्यक्ति के विकास कैसे होते हैं। तो व्यक्ति के विकास में भी इन्होंने 3 चीजों का भूमिका बताई इन्होंने। व्यक्ति के विकास में भी इन्होंने 3 बातों की भूमिका बताई। तीन बातों की भूमिका क्या बताई, तो कि ये इन तीनों की इंटरेक्शन से जो है व्यक्ति का विकास होता है। तो 3 बातें क्या थी, तो पहली बात थी जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, यानी व्यक्ति जितना जिस अवस्था में जैसे से बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति का विकास होता जाएगा। जैविक परिपक्वता के साथ सामाजिक एवं ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक भूमिका। और क्या, जो तीसरी वाली अवस्था थी वो सबसे अहम अवस्था थी, जो यहाँ पे ईगो मानते थे, ईगो को। तो ये ईगो को जो है अहम को मानते थे। यानी तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके, तीनों के इंटरेक्शन से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। तो हमने इसके बारे में जान लिया था, ये भी हो गई थी बात, इन तीनों के विकास से होता है। फिर और क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो है यह जो सिद्धांत है, यानी मनुष्य का जो विकास है, मनुष्य का विकास जो है वो पश्चात नियम से, जो विशिष्ट नियम है, उस विशिष्ट नियम पश्चात नियम के जरिए होता है। क्या, पश्चात नियम, जो विशिष्ट नियम है, यह विशिष्ट नियम आते कहां से है, यह विशिष्ट नियम उसके पूर्वजों से आते हैं। पूर्वज जैसे होते रहते हैं, उसी नियमों के आधार पे यह पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलने को यह पश्चात नियम कहते हैं, जिसको ये कहते हैं एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, इसको भी इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने रखा कि इसी के आधार पे जो है व्यक्ति का विकास होता है। यानी वो जो नियम होते हैं, जो विशिष्ट नियम होते हैं, उसी विशिष्ट नियमों के आधार पे ही व्यक्ति जो है वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वह वयस्कावस्था और आगे बढ़ता चला जाता है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने खाली जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की कहानी दी हुई थी, जबकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जन्म से लेकर के, फ्रायड जी ने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की उन्होंने स्टेज बताई हुई थी। तो इतना हुआ। और क्या कह रहे थे, और उन्होंने बातें कुछ करी, और भी बातें करी इन्होंने। और बातें क्या करी, ये कहते हैं कि इनमें संक्रांति होती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में संक्रांति होती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में संक्रांति होती है। संक्रांति मतलब क्या, तो ट्रांजिशन होता है। अब जो ट्रांजिशन संक्रांति होता है, यही ट्रांजिशन की वजह से कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं, इसी संक्रांति की वजह से कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं। और इसी टर्निंग पॉइंट से क्या होता है, व्यक्ति प्लस की तरफ और माइनस की तरफ, प्लस यानी मतलब पॉजिटिव, व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों परिवर्तन आते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों परिवर्तन व्यक्ति के अंदर में आते हैं। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक जो परिवर्तन आते हैं, इन्हीं की वजह से ये सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन में जो व्यक्ति जूझ लिया, जो व्यक्ति सकारात्मक की तरफ पहुंच गया, यानी सकारात्मक अगर वो अपने आप को प्राप्त कर लिया, नकारात्मक तो लेके आना ही नहीं, उसको पोषण देना, उसको समझाना, उसको करना है, उसको हर बात ही बतानी है, तो नकारात्मक नहीं आने देना है। ये सकारात्मक जब आता है, तो सकारात्मक जब आता है तो यही पे एक विशेष मनो सामाजिक विकास का उद्भव होता है। यही पे हर एक चरण में एक विशेष मनोसामाजिक विकास का उद्भव होता है। यहाँ पर एक विशेष मनोसामाजिक का उद्भव होता है। वो उद्भव क्या होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये उद्भव होता है। तो इतनी बातें इन्होंने कही कि टर्निंग पॉइंट होता है। इसी टर्निंग पॉइंट से जो है संक्रांति की वजह से, संक्रांति क्या है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बच्चा जाता है तो वहां पे कुछ ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन की वजह से उसके अंदर में कोई टर्निंग पॉइंट आती है। और टर्निंग पॉइंट क्या होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वहां से कुछ एक उद्भव, एक चीज निकल के आती है उसके अंदर में। एक चीज निकल के आती है, हो सकता है वो वयस्क का हो, या हो सकता है उसकी जिम्मेदारी हो, वो कई प्रकार की जो है वो चीजें निकल करके आती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी जो हम थियरी पढ़ाएंगे ना उसमें मैं बताऊंगा। तो चलिए, ये तो इतनी बातें जो है इन्होंने अपनी करी। कुछ बातें और करी इन्होंने, और क्या बातें करी उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा इसमें 3R देखे जाते हैं। इन्होंने कहा कि 3R भी जरूरी है। इन्होंने कहा
3R भी जरूरी है। 3R क्या है? तो 3R इन्होंने कहा 3R। 3R में क्या? तो पहला तो था रिचुअलाइजेशन। रिचुअलाइजेशन पहला उन्होंने कहा रिचुअलाइजेशन, दूसरी बात कही रिचुअल, रिचुअल, और तीसरी बात कही कि जो है वह रिचुअलिज्म। रिचुअलाइजेशन, रिचुअल और रिचुअलिज्म, ये 3R की भी जो है उन्होंने संकल्पना करी। अब ये कह रहा है कि पहले रिचुअल क्या है? रिचुअल मतलब वही कि जो जो हमारे कर्मकांड है, जो हमारे कर्मकांड है वो कर्मकांड कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको जो है वो उसको छठवीं मनानी, उसकी 12वीं मनानी, उसको जनेऊ पहनाना, ये सब कर्मकांड जो होते हैं। कोई व्यक्ति मर गया तो उसका वो सब कर्मकांड करना है। तो एक कर्मकांड, कर्मकांड को कराने के लिए, कर्मकांड को कराने के लिए वो जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, जिसको स्वीकारता है, वो कर्मकांड को करने के लिए स्वीकारता है, स्वीकारता है तो क्या होता है? वो रिचुअलाइजेशन होता है। वो फिर जो कर्मकांड होते हैं उसे कहते हैं रिचुअल, और कर्मकांड करना जरूरी जब होता है तो उसे कहते हैं रिचुअलिज्म। कर्मकांड करना जरूरी होता है उसे रिचुअलिज्म कहते हैं। तो ऐसे इन 3R पर भी इन्होंने फोकस किया कि इस पे ये सब जरूरी, ये सब चीजें जो है, जो कर्मकांड है, इन्हीं कर्मकांडों की वजह से व्यक्ति का मनोसामाजिक विकास होता है हर एक चरण में। हर एक चरण में वो जो है उसके उसी की वजह से उसके अंदर में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं, ये कर्मकांडों की वजह से। ये कर्मकांड भी उन्होंने क्या हुए बताए। इतनी बातें जो है आप इन्होंने बताई, इसको मैंने बहुत सार में, बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप इतनी बातें भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर आप इतनी बातें याद कर लेंगे कि इस तरह से जो है ये बातें करी गई हैं तो आपको बहुत बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका, पढ़ने की जो मेथोडोलॉजी होती है वो इस तरह से होती है कि आपको एक ही चीज, पूरी चीज जो पढ़ाई गई उसको एक बार में आप कैसे याद करो, कैसे रख लो। इस तरह से पढ़ने का तरीका और इस तरह से जो है रखने का तरीका होता है। तो चलिए, तो हम चलते हैं आगे। ये बातें अगर आप इतनी रख लोगे तो आपको आपको जो मेन इसी में से प्रश्न आते हैं, प्रश्न जो है यहीं से आते हैं। अब इतनी बातें अगर आप याद रख लिए तो मनोसामाजिक विकास जो है वो एरिक एरिक्सन जी आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, वहां से कोई निकाल नहीं सकता है। तो ऐसे जो है ये बातें आप याद रख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, इसका स्नैप ले लीजिए। अगर आप ले सकते हैं तो फिर आगे चलें। चलिए, अगर हो गया हो तो आगे चलें। हो गया हो तो आगे चलें। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब हम यहां से जो है आगे की बात करेंगे। हमारा हमारा जो सिद्धांत है, अब सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो 8 स्टेज इन्होंने बताए थे अपने अपने इसमें, 8 स्टेज जो बताए इन्होंने, वो 8 स्टेज, यहाँ एक 8 स्टेज भी कहीं लिख देते हैं, उन्होंने 8 स्टेज भी बताए। ये तो बातें हो गई, फिर उन्होंने इसमें 8 स्टेज बताए थे, 8 चरण, 8 चरण भी बताए थे। मनोसामाजिक विकास के चरण, 8 चरण, मनोसामाजिक विकास के 8 चरण। तो ये इतनी बातें इन्होंने जो है अपने बात में रखी थी। चलिए, तो आगे चलते हैं, हम यहां से इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां से जो है हम शुरू करेंगे, चार्ट की बात करेंगे। चार्ट पे आते हैं, जो चार्ट हमारा उस चार्ट पे आएंगे, यानी जहां से वो 8 चरण की विकास की बातें करी गई है, जो 8 चरण के विकास की बातें करी गई उस पर आएंगे। आवाज आ रही है? कहीं से आवाज आ रही है? हाँ, तो बंद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलिए। ओके, तो अब यहां से जो है हम 8 चरण की बात करेंगे। 8 चरण क्या है, उन 8 चरणों पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने जो 8 चरण का ये आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहीं से देख लेंगे और उसको आप याद रखे रहेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं हम। ये तो मुद्दे पे आते हैं 8 चरण में। हाँ, ये हो गए, ये हो गए। इसको हम जो है हिंदी में चलते हैं, हिंदी में आते हैं। हाँ,
सामाजिक विकास की अवस्थाएं, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं क्या है? कुल 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं हैं। उन 8 अवस्थाओं में 8 अवस्थाओं की अलग अलग बातें हैं। 8 अवस्थाओं की अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले क्या है? सहसो अवस्था है। सबसे पहले सहसो अवस्था है। अवस्था नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाएं हैं जिसमें से कि पहली अवस्था है जिसको कहते हैं सहसो अवस्था। सहसो अवस्था, और ये होती है 0 से 2 साल। इसकी जो उम्र है वह 0 से 2 साल है। जो दूसरी अवस्था है उसको कहते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसकी अवस्था है 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष। वहीं जो तीसरी वाली अवस्था है, जो तीसरी वाली अवस्था उसको कहते हैं पूर्व विद्यालयी अवस्था। पूर्व विद्यालयी अवस्था। तो ये जो पूर्व विद्यालयी अवस्था है वह है 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष। वहीं जो है वो विद्यालयी अवस्था है, स्कूल एज। स्कूल एज विद्यालयी अवस्था। तो विद्यालयी अवस्था जो है उसको उसको कहा गया, उसको टाइम दिया गया 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। अब विद्यालयी अवस्था के बाद जो है यहाँ बच्चा विद्यालय जाने लगता है। वहीं फिर बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था का जो समय है वो किशोरावस्था का समय 13 से लेकर के 18 वर्ष तक का दिया गया है। कहीं कहीं 12 से 18 तक होता है, कहीं 12 से 19 तक भी होता है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। वहीं आगे चलते हैं, वहीं बात करते हैं। तो ये पूर्व वयस्कावस्था की बात करते हैं। पूर्व वयस्कावस्था। पूर्व वयस्कावस्था में भी ये पूर्व वयस्कावस्था भी आपको कंफ्यूज करेगी। अलग अलग लोग है उन्होंने अलग अलग बातें करी है। तो पूर्व वयस्कावस्था जो है 19 से 35 वर्ष, कहीं कहीं 20 से 40 वर्ष भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं 20 से 40 वर्ष दिया हुआ है, कहीं 19 से 35 वर्ष लिया, कहीं 18 से 35 वर्ष लिखा हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सभी सही है। 18 से 35 भी सही है, 19 से 40 भी सही है, 19 से 35 भी सही है। जो बात है उसको सभी आप स्वीकार लेंगे। फिर जो है उसके बाद आती है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था। वयस्कावस्था जो था वो 35, जहां पे 40 होगा वहां 40 से स्टार्ट होगा, जहां 35 होगा 35 से स्टार्ट होगा। तो 35 से 64 वर्ष। अब जो हमारा परिपक्वता अवस्था है, परिपक्वता परिपक्वता अवस्था, परिपक्वता अवस्था जो है वो 65 वर्ष से ऊपर, 65 से मृत्यु, 65 से मृत्यु तक, ये जो है अवस्थाएं उन्होंने बताई। अब इन अवस्थाओं में जब टर्निंग पॉइंट होता है, इन अवस्थाओं में जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी सहसवावस्था से जब बच्चा सहसवावस्था से जब किशोरावस्था में आता है, और इसमें आता है बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से पूर्व विद्यालयी अवस्था में आता है, और पूर्व विद्यालयी अवस्था से जब ये विद्यालयी अवस्था में आता है, जब विद्यालयी अवस्था से किशोरावस्था में आता है, जब किशोरावस्था से जो पूर्व वयस्कावस्था में आता है, फिर पूर्व वयस्कावस्था से वयस्कावस्था में आता है, वयस्कावस्था से जो है वह जब इसमें आता है परिपक्वता अवस्था में, तो यहीं पे कुछ ट्रांजिशन होते हैं। यहीं पे कुछ ट्रांजिशन होते हैं, संक्रांति होती है। उन संक्रांति की वजह से, उन्हीं संक्रांतियों की वजह से उसके अंदर में टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से कुछ संक्रांति होती है। उन संक्रांतियों से व्यक्ति के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट आते हैं, वो निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं? तो व्यक्ति के अंदर में कुछ क्राइसिस दिखने को मिलती है, साइको सोशल क्राइसिस, जो कहते हैं साइको सोशल क्राइसिस। साइको सोशल क्राइसिस, संघर्ष, जिसको कहते हैं मनोसामाजिक संघर्ष। इसको मनोसामाजिक संघर्ष भी कहते हैं, साइकोसोशल क्राइसिस या मनोसामाजिक संघर्ष। तो मनोसामाजिक संघर्ष क्या निकल के आते हैं? तो मनोसामाजिक संघर्ष जो है वो अलग अलग निकल के आते हैं, मतलब हर अवस्था में अलग अलग निकल के आते हैं। तो एक में होता है यहाँ पे सहसवावस्था में जो है, सहसवावस्था में एक संघर्ष निकल के आता है कि वो जो है उसको विश्वास होता है और अविश्वास होता है। विश्वास और अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, यह निकल के आता है। यानी वह किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास ना करे। सहसवावस्था में बच्चा किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास ना करे, तो ये उसके अंदर में जब विश्वास होगा तो पॉजिटिव, विश्वास जब करने लगता है तो पॉजिटिव पॉइंट आती है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव और निगेटिव, ये जब टर्निंग पॉइंट आती है, तो टर्निंग पॉइंट आने से ही व्यक्ति के अंदर में वो क्राइसिस देखने को मिलती है। क्राइसिस कैसे देखने को मिलती है? विश्वास और अविश्वास, विश्वास और अविश्वास देखने को मिलता है। तो जब बच्चे को सही पोषण मिलता है, बच्चे को सब लोग जब मम्मी पापा, वो अक्सर यहाँ पे जो रिश्ते में जब होता है तो रिश्ते में माता पिता के साथ में होता है, माँ के साथ में। ये किसके साथ में होता है ज्यादा? तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप किसके साथ में होती है? रिलेशनशिप किसके साथ में होती है? तो यहाँ पे माँ के साथ में होती है। रिलेशनशिप माँ के साथ में होती है।
तो माँ के साथ में बच्चा जैसा रहता है, माँ के साथ में जैसा रहेगा, और माँ अगर उसको बराबर से बराबर केयर करेगी तो माँ के साथ में विश्वास रखेगा। और कभी कभी बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि हम इन पर विश्वास करें या ना करें, तो इसे अविश्वास की भावना आती है। तो माँ को चाहिए कि वो सबके ऊपर विश्वास करे, तो विश्वास की भावना ज्यादा है। तो ये अब इसी विश्वास और अब बनाम विश्वास, जब बच्चा इसको जीत लेता है, बच्चा जब जीत लेता है, यानी जब वो विश्वास की तरफ जीत लेता है, या उसका जब सही रूप में पोषण हो जाता है, तो सही रूप में जब पोषण हो जाता है तो वहां पे उसके अंदर में एक मूल मूल वर्च्यू निकल के आता है। वही उसी को कहते हैं साइको सोशल गुण, उसी को कहते हैं साइको सोशल गुण, साइको सोशल स्किल, साइको सोशल जो है उसकी जो निकल के आती है, वो उसी को मूल वर्च्यू निकल के आते हैं। वो मूल वर्च्यू कैसे निकल के आते हैं? इस अवस्था में टर्निंग पॉइंट होने की वजह से, ध्यान रखिए कहां से आता है, इस अवस्था में टर्निंग पॉइंट होने की वजह से जो जो निगेटिव और पॉजिटिव जो उसके अंदर में क्राइसिस होती है, उसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर में एक गुण निकल के आता है। वो गुण क्या होता है? उस गुण को कहते हैं आशा, उम्मीद। उस गुण को कहते हैं वर्च्यू, उसको वर्च्यू कहेंगे, मूल गुण। मूल गुण जो है वह क्या निकल के आते हैं? तो इसमें मूल गुण निकल के आते हैं आशा। व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, आशा और डिराइव मतलब इच्छा, डिराइव मतलब होता है इच्छा। तो आशा और इच्छा यहाँ पे बच्चे के अंदर में निकल के आती है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माना गया आशा ही, और कहीं कहीं डिराइव भी आता है, इच्छा भी आती है, कहीं कहीं इच्छा भी आती है। तो आशा जो है सबसे महत्वपूर्ण आता है। पूछा जाता है कि आशा कहाँ निकल के आती है, यानी आशा का जो मेन मूल गुण है, मूल गुण वो कहाँ निकल के आता है, किस अवस्था में निकल के आता है? तो आशा जो है वह कब निकल के आती है? तो ये निकल के आती है सहसा अवस्था में। कैसे निकल के आती है? बच्चा जब विश्वास और अविश्वास की भावना रखता है तब। उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वह स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, इसको अलग अलग रूपों में भी नाम कहा गया है। अब स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यहाँ पे जो है माता पिता दोनों से इसका रिलेशन होता है, माता पिता दोनों से रिलेशन होता है। अब यहाँ पे भी उसको एक गुण निकल के आता है। अब यहाँ पे गुण निकल के आता है क्या? यहाँ पे उसको गुण निकल के आता है इच्छा शक्ति। यहाँ पे उसकी एक ज्यादा, ये इच्छा यहाँ पे तो होती, बट इच्छा शक्ति प्रबल कहाँ निकल के आती है? तो प्रबल निकल के आती है इच्छा शक्ति कहाँ पे? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यहाँ पे एक जो गुण निकल के आता है बच्चे के अंदर में, इच्छा शक्ति, हर चीज को डिमांड करता है, हर चीज में उसकी मांग बढ़ने लगती है। वह जब स्वतंत्र होने लगता है, बच्चा जब स्वतंत्र होने लगता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, और जब लज्जा होने लगता है तो इच्छाएं कम होने लगती है। इच्छा शक्ति जो है उसकी जब बढ़ती है कब? बच्चा स्वतंत्र होता है। घटती है कब? जब लज्जा के रूप में होता है, यानी सेम फील करता है, यार हम तो कर रहे थे, नहीं हो पाया, हमने इतना सारा किया, इनिशिएट किया, हुआ नहीं। तो ऐसे जो है वो इनिशिएट करने की वजह से उसके अंदर में क्या है, वह मतलब वो उसको सेम और डाउट होने लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसे वो जो ये आता है। आगे चलते हैं, अगला जो बात है वो है पूर्व विद्यालय अवस्था की। तो पूर्व विद्यालय अवस्था में क्या निकल के आता है? तो पूर्व विद्यालय अवस्था में आता है पहल शक्ति, पहल बनाम दोष। यहाँ पे उसका नाम है पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। ये पहल बनाम दोष निकल के आता है। तो पहल बनाम दोष निकल के आता है, यहाँ पे बच्चा कुछ अपना काम करने लगता है, इनिशिएट करने लगता है, वो कुछ ना कुछ स्टेप लेने लगता है। तो स्टेप लेने लगता है तो उसकी वजह से वो एक उद्देश्य के रूप में आता है। यहाँ पे उद्देश्य, जो इच्छा शक्ति आती है, जो यहाँ पे एक मूल गुण जो निकल के आता है बच्चे के अंदर में, वो आता है उद्देश्य। उद्देश्य नाम का इसके अंदर में एक मूल गुण जो है उभर के आता है। कब? जब बच्चा ज्यादा से ज्यादा पहल करेगा कैसे? कि हमको स्कूल जाना है, हमको स्कूल जाना चाहिए, तो उसका उद्देश्य हो गया कि स्कूल जाना, वहां पे पढ़ना हमको। तो पढ़ने के लिए पहल करता है, लिखने के लिए पहल करता है, जो खाना खाने के लिए पहल करता है, खेलने के लिए पहल करता है। बच्चा जब बड़ा होता है, कहाँ? पूर्व विद्यालय अवस्था में। पूर्व विद्यालय अवस्था में जब जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर में एक उद्देश्य मिलने लगता है कि हमको आगे बढ़ना है, हम आगे जाएंगे, हम घर में नहीं रहेंगे, हमें स्कूल में जाना है, हमको उनसे मिलना है, हमको उनसे मिलना है। तो ऐसे जो है इसके अंदर में उद्देश्य की भावना निकल के आने लगती है, बच्चा खुद से खुद करने लगता है। अब यहाँ पे जो है वो परिवार के साथ में रहता है, परिवार के साथ में रहता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के जो है विद्यालय अवस्था में, इसका विस्तार में पढ़ेंगे भी, अभी विस्तार की बात आएगी। पहले मैं आपको ये चार्ट बता दूं कि ये इसमें है क्या। ऐसी बच्चा जब आगे जाता है तो वहां पे परिश्रम बनाम हीनता की भावना जो है वो इसके अंदर में गुण साइको क्राइसिस जो है वो निकल के आती है। परिश्रम बनाम हीनता निकल के आती है, और परिश्रम वो खुद करने लगता है, खूब मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, दौड़ता है, धूपता है, सब कुछ करता है। तो दौड़ने धूपने से उसके अंदर में सामर्थ्य, शक्ति, स्किल, कॉम्पिटेंसी निकल के आती है। उसके अंदर में क्या निकल के आती है? तो कॉम्पिटेंसी निकल के आती है, सामर्थ्य
सामर्थ्य निकल के आता है, उसके अंदर में स्किल जो है वह बोलने का सामर्थ्य निकल के आता है, दौड़ने का सामर्थ्य निकल के आता है, लिखने का सामर्थ्य आता है, और अपनी बातों को कहने का जो है वो सामर्थ्य आता है, और अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलने का, लोगों से मिलने का सामर्थ्य आता है। तो यहाँ पे बच्चे के जितना परिश्रम करता है उतना ही बच्चे के अंदर में सामर्थ्य निकल करके आता है। यहाँ पे सामर्थ्यता भी बच्चे के अंदर में आती है। तो अब यहाँ पे ये इसका जो है किसके साथ होता है, तो पड़ोस और विद्यालय के साथ में रिलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी रिलेशन किसके साथ में होता है, तो पड़ोसियों के साथ में, पड़ोस और विद्यालय। बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो वहां पे बच्चा खुद स्वतंत्र होकर के करने लगता है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर में सामर्थ्यता विकसित होने लगती है। अब ऐसे ही बच्चा जब आगे बढ़ता है किशोरावस्था में आता है, तो किशोरावस्था में आता है यहाँ पे उसको पहचान बनाम जो है भ्रांति निकल के आती है। तो इसको यहाँ पे उसकी पहचान क्या है, अपनी पहचान को समझने लगता है कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। कोई लोग कहते हैं छोटे हो, कोई कहते हैं बड़े हैं, और मुझे दाढ़ी आ गई तो बड़े हो गए हो, तो मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो अपनी वो कंफ्यूज रहता है हमेशा कि मैं जो बड़ा हूँ या छोटा हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो पहचान को लेकर जो है वह बनना रहता है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए भी पहचान बनाम भ्रांति इसके अंदर में रहती है। तो पहचान बनाम भ्रांति इसको जो है वह इसी वजह से जब अपनी पहचान बना लेता है बच्चा, जो अपनी पहचान बना लेता है कि नहीं हम आगे जाकर के ये बनेंगे, तो बनने के लिए फिर उसके अंदर में निष्ठा और भक्ति निकल के आती है, उसी काम के प्रति निष्ठा और भक्ति निकल के आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बच्चे जो है अपने वीर पूजा करते हैं, किसी को जो है वो मान लेते हैं तो उसी की तरफ अग्रसर होने लगते हैं, उनकी एक ग्रुप होती है, उसी ग्रुप में वो जाने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इनके अंदर में निष्ठा और भक्ति की भावना जो है वो निकल के आती है। ये जो भाव है निष्ठा और भक्ति, निष्ठा और भक्ति का जो है वह गुण बच्चे के अंदर निकल के आता है। यही जब प्लस और माइनस होता है, अगर पहचान ज्यादा अगर होगी तो निष्ठा और भक्ति के अंदर में निकल के आएगा। यहाँ पे उसके सामाजिक रिश्ते जो है यहाँ पे काम आते हैं। सामाजिक रिश्ते अब बच्चा जब आगे बढ़ता है, पूर्व व्यक्ति जब और बड़ा हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो यहाँ पे जो है वह लोगों के साथ में मिलने जुलने लगता है। तो वहाँ पे जो है उसकी घनिष्ठता बढ़ने लगती है, और कभी कभी अलगाव भी होता है। यानी वह लोगों के साथ में घुल मिल भी जाता है। अब मतलब उसका जो साथी मित्र हैं, दोस्त है, उनके साथ में घुलता मिलता भी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अलगाव भी हो जाता है। मतलब जब उसके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं तो अलगाव भी हो जाता है। तो ऐसे ही घनिष्ठ बनाम अलगाव भी निकल के आता है यहाँ पे। तो घनिष्ठ बनाम अलगाव इसको कहते हैं, घनिष्ठ बनाम अलगाव। अब यहाँ पे क्या होता है, यह अलगाव कैसे आते हैं, तो अलगाव आते हैं कैसे, ये रोमांटिक रिश्तों से आते हैं। रोमांटिक रिश्तों से व्यक्ति जो है वो अपने रिश्ते बनाता है, लोगों से मिलता जुलता है। तो जो है जो जेंडर क्रॉस जेंडर है उससे जो है वो मिलता जुलता है, यानी मेल फीमेल से मिलता जुलता है, तो उसके वो रिश्ते निकल के आते हैं। अब यहाँ पे उसका निकल के क्या आता है, तो प्यार और स्नेह। यहाँ से जो स्किल एक निकल के आती है, मूल गुण जो निकल के आता है, उस मूल गुण में मूल गुण होता है क्या, प्यार और स्नेह। यह लिखा तो होता है, बट इसको निकल के कैसे आता है, इसका रिलेशन क्या है, आपको रिलेशन में पहले ये बता रहा हूँ, फिर ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी वजह से निकल के आता है। आपको ये याद रखना है कैसे निकल के आता है, कि उसके अंदर में ये रोमांटिक रिश्ते होते हैं। ये रिलेशन, यहाँ रिलेशन की वजह से उसकी घनिष्ठता बढ़ती है, इसी रिलेशन की वजह से उसके अंदर में अलगाव आता है, और जब घनिष्ठता बढ़ती है तो वही प्यार और स्नेह आता है। जब अलगाव होता है तो प्यार स्नेह कम हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में। वही चलते हैं, आगे चलते हैं वयस्कावस्था की बात करते हैं। तो वयस्कावस्था में क्या होता है, जननात्मकता और स्थिरता। यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, यानी बच्चे पैदा करना, ये जो है उसके आगे जो है बढ़ते जाना। तो ये यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, खाली बच्चे ही नहीं, उसके अंदर में अपना काम कौशल को लेकर भी उसको भी पैदा करना, अपने चीजों को, यानी घर बनाना अपना जो है, या फिर अपनी बिजनेस बढ़ाना, ये सभी प्रोडक्टिविटी निकलती है। तो हर जगह की प्रोडक्टिविटी यहाँ निकलती है। तो ऐसे ही एक तो होता है जननात्मकता। यहाँ पे जननात्मकता का बात जो करी हुई है वही बच्चे पैदा वाली बात हुई रखी है। तो जननात्मकता यानी यहाँ पे व्यक्ति जो है वह अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने उसका जो वंश है उसको वंश को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जननात्मकता बनाम स्थिरता आती है। यहाँ पे सोचता है अब तो सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ हो गया है, तुमको अब कुछ करना नहीं है। तो जननात्मकता बनाम स्थिरता आती है। यानी कोई जो है वह सोचता भी है कि हम अपना पीढ़ी बढ़ाएंगे, और कोई कहता है कि छोड़ो जाने दो, क्या करना है, सब दुनिया तो ऐसी है। तो ऐसे जो है ये भाव भी निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कार्य बढ़ता है, यहाँ पे कार्य और पितृत्व की भावना,
पितृत्व की भावना जो है निकल के आती है। अब यहाँ पे जो मेन मेन जो कौशल होता है, जो मूल गुण होते हैं, मूल गुण क्या निकल के आते हैं? तो देखभाल और उत्पादन। मैंने कहा यहाँ पे देखभाल, देखभाल, बच्चों की देखभाल और उत्पादन। वो अपना उत्पादन भी करना लगता है, यानी वो अपना चाहे वह अपनी कंपनी का हो, मिल का हो, फैक्ट्री का हो, या अपना कुछ भी, वो अपना बढ़ाने लगता है, अपना साम्राज्य बढ़ाने लगता है, ताकि उसी वजह से हमको लोग जाने, उसको लोग जाने। तो उसको करने के लिए यह भाव उसके अंदर में निकल के आता है। वही जब परिपक्वता होती है, परिपक्वता में क्या होता है? जिसको कहते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। यहाँ पे कहता है अब तो सब कुछ हमको मिल गया, संपूर्णता बनाम निराशा भी आती है। संपूर्णता बनाम निराशा, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए ये जो है, इसी बात को, ये परिपक्वता बनाम निराशा, यही इसका जो है निगेटिव पॉइंट है। इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि इसमें आगे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये उन्होंने चर्चा नहीं करी। बस यही पॉइंट जो है उसकी निगेटिव है, बाकी सारी पॉइंटों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। परिपक्वता को ही, परिपक्वता कहाँ पे है? वयस्कावस्था में, या परिपक्वता जो है वृद्धावस्था में है, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये जो है इसीलिए खाली यहाँ तक इनको इसी वजह से पॉइंट नोट करने की बात है, इसी वजह से जो है इनको बस मात्र वयस्कावस्था तक की बात करी जाती है, इनको वृद्धावस्था तक की बात नहीं करी जाती। ये मृत्यु तक है। अब मृत्यु में कहां तक है, किस तरह से 65 के बाद मृत्यु तक लेकर के पहुंच गए, वहां उसके अंदर उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए जो है ये वाली बात उनकी जो है वीक पॉइंट रह जाती है। अब यहाँ से क्या निकल के आता है? तो यहाँ पे जो मूल गुण निकल के आता है वो बुद्धिमानी निकल के आती है। व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, बुद्धिमानी निकल के आती है। बुद्धिमानी या परिपक्वता, इसको दोनों कह सकते हैं, परिपक्वता, ये दोनों कह सकते हैं। तो परिपक्वता निकल करके आती है, और यहाँ पे जो है वो अपने जीवन पर चिंतन करने लगता है, जीवन पर चिंतन करने लगता है। तो ऐसे ऐसे जो है यही पूरी कहानी उन्होंने जो है अपने इस बात में बताई है, हर एक कौशल में, कि शैशवावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, 0 से 2 साल में उसके अंदर में कौन कौन से गुण आते हैं, कौन कौन सी क्राइसिस होती है, और किसके साथ में रहता है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने अपने एक एक करके सभी को समझाया हुआ है। तो अगर आपका ये हो गया हो तो हम आगे चले। हालांकि यहाँ पे वही था, मैंने आपको बस यहाँ पे समझाया हुआ किस तरह से है। चलिए तो आगे चले, आगे चलते हैं हम यहाँ से कट करते हैं, और हम एक एक की बात करेंगे। अब यहाँ से एक एक को चर्चा करेंगे, एक एक को चर्चा करेंगे, यहां से एक एक की बात को चर्चा करेंगे कि एक एक में शैशवावस्था में क्या होता है, कैसे होता है। चलिए तो शैशवावस्था की बात कर लेते हैं। चलिए शैशवावस्था की बात कर लेते हो। तो शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था जो है ये पहली मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था है। इसे क्या कहते हैं? पहली अवस्था। मनोसामाजिक विकास की यह पहली अवस्था है, पहली अवस्था, इसे पहली अवस्था कहते हैं। और क्या है? तो पहली अवस्था है, इसका जीवन जो है वह 0 से 2 साल तक का जो है माना गया है। इसमें जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है विश्वास के लिए शारीरिक आराम, कम डर, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चे में? तो शारीरिक आराम देखने को मिलता है, शारीरिक आराम, कम डर, व्यक्ति को डर, बच्चे को डर नहीं लगता है, कम डर, कम डर, ये सब जो है भावनाएं उसके अंदर में देखने लगती है। भविष्य के प्रति कम चिंता, भविष्य के प्रति कम चिंता, यानी कोई कुछ भी नहीं, बच्चा छोटा, उसको क्या जरूरत है चिंता करने की। तो ये सब जो है उसके अंदर में दिखाई देने लगती है इस अवस्था में। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने अपने वातावरण में, अपने संसार में, जिस संसार में आता है बच्चा, जब पैदा होकर के आता है, तो संसार में, संसार उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी उसको कैसे पालता पोसता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी माँ, संसार में कौन है? माँ। माँ उसके साथ में कैसा व्यवहार करती है, उसी वजह से करती है, उसी वजह से क्या होता है, दो चीजें निकल के आती है। एक होती है सकारात्मक, और एक होती है नकारात्मक। दो चीजें निकल के आती है। सकारात्मक और नकारात्मक निकलने की वजह से ही, सकारात्मक और नकारात्मक निकलने की वजह से ही उसके अंदर में विश्वास, सकारात्मक होता है तो विश्वास निकल के आता है, और जब नकारात्मक होता है तो क्या निकल के आता है? सकारात्मक होता है तो विश्वास निकल के आता है, और जो नकारात्मक होता है तो क्या? अविश्वास, अविश्वास निकल के आता है बच्चे के अंदर। यानी सकारात्मक और नकारात्मक, माँ जैसा व्यवहार करती है उसके साथ में, संसार उसके साथ में जैसा व्यवहार करता है, उसी व्यवहार के आधार पे उसके अंदर में सकारात्मक और नकारात्मक गुण निकल के आता है, और उसी आधार पे अपनी पूरी की पूरी जीवन लीला तैयार करता है। यानी वो आगे जाकर के क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब उसी पर निर्भर करता है। तो वहां से उसके अंदर में संसार के प्रति विश्वास, माँ के प्रति विश्वास, परिवार के प्रति विश्वास जगता है, और वहीं से वो अपना आगे की क्रिया शुरू करता है। अब इसी विश्वास और अविश्वास, इसी विश्वास और विश्वास से निकल करके
इसी विश्वास और अविश्वास से निकल करके व्यक्ति के अंदर में एक गुण, एक जो है वह गुण, एक गुण निकल के आता है, वह गुण जिसको कहते हैं मनोसामाजिक शक्ति। एक मनोसामाजिक शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति निकल के आती है इसी विश्वास की वजह से। वो मनोसामाजिक शक्ति क्या होती है? तो मनोसामाजिक शक्ति मैंने बताया हुआ था क्या, ये आशा, आशा जो है उसके अंदर में निकल के आती है। आशा यानी हम आए हैं जीवन पे तो हमको कुछ करना है, हम यहाँ पे आए तो उसके अंदर में आशा निकल के आती है कि हमको खाना मिलेगा, हमको दूध मिलेगा, हमको पानी मिलेगा, हमको सब कुछ मिलेगा। तो व्यक्ति जो है इन लोगों के प्रति, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट होता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 साल में बच्चा डिपेंडेंट होता है, वह किसी पर निर्भर होता है। तो निर्भर होता है तो उसको आशा रहती है कि हमको जो है मम्मी ला करके करेगी, उसको विश्वास रहता है कि हमको मम्मी ला करके देगी, हमको हमारा सब कुछ काम करवाएगी। तो ये जो है ये व्यक्ति के अंदर में आशा निकल के आता है, जो बच्चा होता है उसके अंदर में आशा की भावना, ये मनोसामाजिक शक्ति जो है वह आशा के रूप में निकल करके आती है। तो ये तो था हमारा क्या, हमारा था शैशवावस्था। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं जो है अब बाल्यावस्था की बात करते हैं, मतलब आगे की अवस्था। आगे की अवस्था निकल के लेके आते हैं। चलिए आगे में क्या है, आगे की अवस्था को कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे वाली अवस्था है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था यह कहां से होती है? 2 से लेकर के 4 वर्ष तक, 2 से लेकर के 4 वर्ष तक होती है। इसमें गुण क्या निकल के आता है? इसमें जो गुण जो है वह इच्छा शक्ति निकल के आती है, इच्छा शक्ति निकल के आती है। और इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं स्वायत्तता बनाम सर्व, स्वायत्तता या स्वतंत्रता बनाम सर्व, स्वायत्तता बनाम सर्व, यह जो है निकल के आती है। यह क्या है? यह वाली अवस्था यह दूसरी अवस्था है। इसे कहेंगे कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। यह साइकोसोशल, साइकोसोशल की दूसरी अवस्था है, साइकोसोशल की दूसरी अवस्था है। इस साइकोसोशल की दूसरी अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में बच्चा जो है वह 2 से 4 साल की अवस्था में होता है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद, यानी यहाँ जब विश्वास हो जाता है, अपने माता पिता के प्रति जब विश्वास हो जाता है तो उसी विश्वास को आगे बढ़ता है। यानी विश्वास होने के बाद, पालक के प्रति विश्वास होने के बाद, पालक के प्रति विश्वास होने के बाद, पालक के प्रति विश्वास होने के बाद क्या करता है बच्चा? वह कुछ न कुछ आविष्कार करना स्टार्ट कर देता है। विश्वास होने के बाद कुछ न कुछ आविष्कार करता है, कुछ ना कुछ, यानी इसीलिए इसको कहते हैं क्या? लिटिल साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ आविष्कार करता है। इसको जो जीन पियाजे जी है उन्होंने कहा है कि यह एक जो है वो लिटिल साइंटिस्ट की वजह होती है, तो कुछ ना कुछ आविष्कार करने लगता है, करने लगता है। तो यहाँ पे वह क्या होता है? अपने आप को स्वायत्त, जो अपने आप को स्वायत्त फील करता है, और नहीं कर पाता है तो क्या करता है? वहां पे जो अपने आप को उसके अंदर में जो है वो शर्म महसूस होने लगती है। अब बच्चा स्वतंत्र और स्वायत्त होता है, इसमें इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक को बंधन लगाया जाए और कठोर दंड दिया जाए, बच्चे को बंधन लगाया जाए, नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, तुमको ये क्यों तोड़ दिया, खेल रहे हो तो ऐसे क्यों कर दिया, अगर बंधन लगाया जाएगा, बंधन लगाया जाएगा या दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, तो उसके अंदर में क्या होगी? ये शर्म की भावना निकल के आएगी। बच्चे के अंदर में शर्म की भावना जो है वो पैदा होगी, संदेह की भावना पैदा होगी कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे से नहीं हो रहा है। तो बच्चे के अंदर में क्या? शर्म की भावना निकल के आती है। अगर बच्चा कर पाता है तो कर पे आता है, तो बच्चे के अंदर में क्या? स्वायत्तता की भावना आती है। और बच्चे को बंधन लगाया जाएगा या दंड दिया जाएगा तो बच्चे में शर्म की भावना निकल के आती है, शर्म की भावना आती है। अब शर्म की भावना आती है। अब बच्चा जो है यहाँ पे अपने आप को क्या? यह स्वायत्त और जो है वह लज्जाशील का मानता है। अब यहीं पे बच्चे के अंदर में क्या है? एक इच्छा शक्ति निकल के आती है। बच्चे के अंदर में जो मनोसामाजिक शक्ति है, मनोसामाजिक शक्ति क्या निकल के आती है? तो मनोसामाजिक शक्ति क्या निकल के आती है? तो ये इच्छा शक्ति मनोसामाजिक शक्ति के रूप में निकल करके आती है, इच्छा शक्ति। तो ये था हमारा क्या? दूसरा वाला पॉइंट कि इसमें व्यक्ति को दंड, अगर बच्चे को दंड दिया जाएगा, बच्चा यहाँ पे आविष्कार करेगा विश्वास होने के बाद,
अगर आविष्कार करने पर उसको सब कुछ मिल रहा है तब तो बच्चा जो है स्वायत्त होगा, उसकी इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। वहीं जो है अगर बच्चे को दंड दिया जाएगा, उसके बच्चे को जो है बंधन में रखा जाएगा, तो बच्चे की इच्छा शक्ति नहीं जगेगी और वह जो है वहां पे निगेटिव पॉइंट होगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट, बच्चे को दंड मिलने से निगेटिव पॉइंट आएगा बच्चे के अंदर में, वह इच्छा शक्ति नहीं बढ़ेगी। और अगर वही उसको प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, तो बच्चा जो है वह और अच्छा आविष्कार करने की कोशिश करेगा। तो ये तो था हमारा जो है वो दूसरा वाला पॉइंट। अब चलिए तीसरे वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व विद्यालय व्यवस्था। तीसरा पॉइंट पूर्व विद्यालय व्यवस्था। पूर्व विद्यालय व्यवस्था, इसके बारे में जानते हैं। पूर्व विद्यालय व्यवस्था में क्या होता है? तो पूर्व विद्यालय व्यवस्था कहां से कहां तक होती है? यह होती है 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष होती है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर में इच्छा शक्ति बाद में देखते हैं। इस बच्चे के अंदर में क्या होता है, या कौन सी क्राइसिस देखकर प्लस और माइनस निकल के आती है। तो यहाँ पे पहल बनाम अपराध, एक जो पॉजिटिव है, पहल बनाम अपराध। बच्चा अपने आप को जो इनिशिएट करता है और गिल्ट फील करता है, इनिशिएट करता है और गिल्ट फील करता है। तो यह जो है ये तीसरी अवस्था है, इसे कहते हैं। इसके अंदर में मूल गुण क्या निकल के आता है? तो उद्देश्य। मूल गुण जो है वह निकल के आता है उद्देश्य। अब यह जो अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। यह तीसरी अवस्था है, यह तीसरी अवस्था है। अब इसमें क्या होता है, सहसावस्था की तुलना में अधिक चुनौतियां इसको झेलनी पड़ती है। यानी बच्चा जब सहसावस्था था, 4 से 5 साल का हो गया ना, अब सहसावस्था से बड़ा हो रहा है, वो सहसावस्था से अधिक चुनौतियां बच्चे को झेलनी पड़ती हैं, चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। अब इसी झेलने की वजह से वो पहल करता है और वो अपना जो है कभी कभी इनिशिएट करता है और कभी कभी अपने आप को गिल्ट भी फील करता है। कभी कभी इनिशिएट करता है और कभी कभी गिल्ट भी फील करता है। तो सहसावस्था से अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं बच्चे को, झेलनी पड़ती हैं। अब ये झेलने की वजह से बच्चा जब आगे जाता है तो इस उम्र में बच्चे जो है उसके शरीर, उसके व्यवहार, उसके खिलौने पर ध्यान देने को कहा जाता है। नहीं, हमेशा बच्चे को क्या कहा जाता है? उसके शरीर पर, तुम्हारा शरीर का खान पान रखो, अपने साफ सफाई अपने से रखो, जाओ जरा खुद से टॉयलेट हो आओ, ये सब कुछ करने को उसको कहा जाता है। शरीर पर, खिलौनों पर, बच्चे के खिलौनों पर, उसको खुद को बेटा जाकर के अपना खिलौना रखाओ, जरा ये अपना काम करके आओ, तो जो है इस पे और उसके व्यवहार पर, पैर छुओ बेटा, मम्मी आई है, पापा है, पैर छुओ, वैसे जो है वो पैर खिलौनों पर, उसके साइज पर और साथ साथ में व्यवहार पर, व्यवहार पर बच्चे को जोर देने के लिए जोर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर बच्चा गैर जिम्मेदार है, अगर बच्चा गैर जिम्मेदार, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, खिलौना नहीं करता है, तो गैर जिम्मेदार होने पर वो क्या होता है? व्यग्र होता है। गैर जिम्मेदार रहने पर, जब कहा जाता है रहने पर, वह क्या होता है? वह व्यग्र होता है। वह जो है बार बार व्यग्र होता है, व्यग्र होता है। और व्यग्र होने से उसके अंदर में क्या आती है? अपराध की भावना आती है, गिल्टी फील होता है, मैं नहीं कर पाता हूं, तो उसके अंदर में अपराध, व्यग्र होने पर अपराध की भावना होती है। और अगर वह जिम्मेदार है तो क्या होता है? उसके अंदर में पहल की भावना निकल के आती है। अब इसका सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, उन्होंने कहा कि अगर अपराध बोध की भावनाओं की तुरंत पूर्ति कर दी जाए, बच्चा जब व्यग्र हो रहा है, जो बच्चा व्यग्र हो रहा है उसके अंदर में कोई अपराध की भावना आ रही है, अपराध की भावना जागृत हो रही है और इसे जागृत हो रही है, तो इसे अगर तुरंत पहचान लिया जाए, इसे तुरंत पहचान लिया जाए, पहचान कर पूर्ति कर दी जाए, पहचान कर पूर्ति कर दी जाए, तो क्या होगा? बच्चे के अंदर में वह सकारात्मक भाव जो है वो हम उसके अंदर में डेवलप कर सकते हैं। वो नकारात्मक भाव को कम करके सकारात्मक भाव विकसित कर सकते हैं। तो यहीं से जो है यह सकारात्मक भाव ज्यादा करने के लिए कहते हैं कि जहां जहां पे भी बच्चे के अंदर में भाव ऐसा आता है, उस भाव को हम उसको ट्रेनिंग के जरिए या उसकी इच्छाओं की पूर्ति करके जो हम उसको वो कम कर सकते हैं। कम करके फिर यहाँ पे क्या है, हम ये जो उद्देश्य की पूर्ति वह कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वो जो सामाजिक शक्ति, मनोसामाजिक शक्ति निकल के आई, क्या आई? मनोसामाजिक शक्ति निकल के आई, उद्देश्य। जो उद्देश्य यहाँ ये मनोसामाजिक शक्ति के रूप में निकल के आया। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया, आगे की बात करते हैं। अब विद्यालय व्यवस्था की बात करते हैं। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, बस इतनी ही बात इसमें, और कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें।
तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं इसकी चौथी अवस्था के बारे में बात करते हैं। चौथी अवस्था में क्या है? चौथी अवस्था जो है विद्यालय अवस्था है। विद्यालय अवस्था इसका समय क्या है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक, 6 से लेकर 12 वर्ष तक इसकी जो समय है 6 से 12, 6 से 12 यह चौथी अवस्था है। यह चौथी अवस्था है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है इसका मूल गुण, जो मूल गुण निकल के आता है वो मूल गुण निकल के आता है सामर्थ्यता। बच्चे के अंदर में सामर्थ्य निकल के आता है, सामर्थ्यता, सामर्थ्यता निकल के आती है। इसमें जो है वो उसका क्राइसिस क्या होता है? तो इसके अंदर में क्राइसिस होता है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, हीन भावना, परिश्रम बनाम हीनता, ये जो है निकल के आती है। ये उसकी क्राइसिस है, ये इसका जो है वो अवस्था है, अवस्था की उम्र है, और इसके अंदर मूल गुण और एक इसकी क्राइसिस है। अब ये चौथी अवस्था है इसकी। चौथी अवस्था में क्या होता है? यहाँ जो है इसके अंदर में बच्चे के अंदर में नए अनुभव की बच्चा संपर्क में आता है। यहाँ पे यहाँ बच्चा नए अनुभवों के संपर्क में आता है। संपर्क में कैसे आता है? तो विद्यालय जाने लगता है, अपने मित्रों से मिलता है, तो विद्यालय में जाता है, अपने मित्रों से मिलता है, मिलता है, तो जैसे जैसे लोगों से मिलता है तो उसके अंदर में सारी बातें देख देख करके, सारी बातें विद्यालय में ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो वैसा करते हैं, वो सिंगिंग करते हैं, वो दौड़ते हैं, वो खेलते हैं, सब अलग अलग प्रकार की बातें वह देखता है, तो उसके अंदर में वो सब करने की इच्छा होती है, तो क्या करता है? वो परिश्रम करता है, उसी तरफ जाने के लिए वो टारगेट बनाता है, उसी तरफ जाता है, वो परिश्रम करता है। तो परिश्रम करने के बाद उसके अंदर वो सामर्थ्य निकल करके आता है। बचपन के मध्य में अंत तक पहुंचता है तो आप ऊर्जा को बौद्धिक कौशल ज्ञान हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। यानी यहाँ पे बच्चा क्या है? बच्चा अपना बौद्धिक कौशल विकसित करता है, इस अवस्था में। यानी जब अलग अलग दिशाओं में जाता है, अलग अलग लोगों से संपर्क करता है, तो अपना बौद्धिक कौशल विकसित करता है, बौद्धिक कौशल विकसित करता है। आगे जाकर के जो है वह उसी दिशा में अपने आप को मोड़ देता है। यहाँ पे जो है अगर वो अपने आप को काम को नहीं कर पाता है, यानी उसके अंदर में वो कौशल नहीं आता है, बौद्धिक विकास नहीं होता है, तो क्या कहता है? वह जो अपने आप को हीन फील करता है, यानी वह उसके अंदर में हीन भावना आती है, यार मैं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर में सामर्थ्यता नहीं आएगी क्या? तो हीन भावना का विकास होता है, अब इसी हीन भावना को बच्चे को पूर्ति करके या उसको प्रमोट करके, उसको समझा करके, उसको डायग्नोज करके इसकी हीन भावना को कम कर देंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर में जो मनोसामाजिक हीन भावना को उपचार पूर्ति प्रशिक्षण देकर इसकी हीन भावना को दूर किया जा सकता है, अब हीन भावना को जब दूर कर लेंगे तो उसके अंदर में एक जो है मनोसामाजिक शक्ति का निर्माण होता है। वो मनोसामाजिक शक्ति क्या होती है? सामर्थ्यता। बच्चे के अंदर में सामर्थ्यता निकल करके आती है, सामर्थ्यता जो है बच्चे के अंदर में एक गुण के रूप में निकल करके आता है। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, जो पांचवी अवस्था के बारे में जानते हैं। तो पांचवी अवस्था है क्या? किशोरावस्था। पांचवी अवस्था है किशोरावस्था। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र जो है वह है 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष। 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष, तो 18 वर्ष ही लिख लीजिए यहाँ पे, 13 से लेकर के 18 वर्ष। अब इसके अंदर में जो गुण है वह मूल गुण जो है वो क्या निकल के आता है? तो मूल गुण जो है यहाँ पे कर्तव्य निष्ठा निकल के आती है, कर्तव्य निष्ठा निकल के आती है। अब यहाँ पे जो क्राइसिस है, वह क्राइसिस कैसे देखने को मिलती है? तो क्राइसिस देखने को मिलती है पहचान बनाम भ्रांति के रूप में, वो अपनी भ्रांति पहचान बनाता है, और पहचान बना करके जो है वह अपना, अगर पहचान बना लेता है तब तो वह कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, अगर पहचान नहीं बना पाता है तो क्या होता है? उसके अंदर में समस्या आने लगती है। अब यहाँ पे क्या बात करी गई, बात को देख लेते हैं। ये क्या है? ये कौन सी अवस्था है? ये पांचवी अवस्था है। यह पांचवी अवस्था है। तो पांचवी अवस्था में क्या होता है? इसमें किशोरावस्था में बच्चा आ जाता है, तो किशोरावस्था में आने के बाद उसके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तनों की वजह से उसके अंदर में प्रश्न भी बहुत सारे होते हैं। तो परिवर्तनों की वजह से बच्चे के अंदर में जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर में जो है वो बहुत प्रकार की भ्रांति आने लगती है। लोग कहते हैं अभी तो तू छोटा है, तो अभी तो कहा छोटा कि जब बड़ा हो रहा हूँ, तो छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, क्या हूँ मैं। वो मेरे को डांट देते हैं, वो मेरे को डांट देते हैं, मेरी आवाज कैसी हो गई है और मेरे को ये सब क्या निकल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो ये बच्चे के अंदर में ढेर प्रकार के प्रश्न जो है उसके अंदर में आने लगते हैं। तो बच्चा बहुत से प्रश्नों का सामना करता है, बहुत से प्रश्नों का सामना करता है और बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि क्या, कैसे प्रश्न, तो यह क्या है, यह क्या है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, वगैरह वगैरह प्रश्न जो है उसके अंदर में निकल के आते हैं। तो इस प्रश्नों का जो है उसको जवाब वह ढूंढता है। तो ढूंढने के बाद ये जो है अनेक प्रकार की भूमिकाएं, यहाँ पे जो किशोर है, किशोर अनेक भूमिकाएं निभाने के लिए निकलने लगता है, निभाने के लिए प्रेरित होता है। अनेक भूमिकाएं कि वह जो है अब जाकर के अच्छा पढ़ेगा भी, तो एक अच्छा जो है बॉयफ्रेंड भी बनेगा, एक अच्छा जो है बच्चा भी बनेगा, एक अच्छा जो है स्कूल का विद्यार्थी भी बनेगा, एक अच्छा जो है वो एक बढ़िया क्रांतिकारी भी बनेगा। जो हर जगह वो अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए वो तैयार होने लगता है। यानी वो किशोर जो है अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित होता है। अब जैसे वो कौन कौन सी भूमिकाएं कौन कौन सी हो सकती है, तो भूमिकाएं हो सकती है कौन कौन सी, तो भूमिकाएं जो है वयस्क के रूप में, भूमिकाएं वयस्क के रूप में, और वयस्क के साथ में क्या, वह रोमांस के रूप में या रोमांटिक के रूप में, रोमांस के रूप में या रोमांटिक के रूप में जो है उसके अंदर में भावना निकल के आती है। तो ये जो है इसके अंदर में भावना निकल के आती है। इसी वजह से जो है बच्चा क्या है उसके अंदर में, अगर अगर यहाँ पे तो समय पे रहते पता चल गया कि बच्चा जो है अपने काम के प्रति सजग है या बच्चा अपने काम के प्रति सजग नहीं, वो कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसका जो है वो हम उसको सकारात्मक रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो समय रहते, समय से पहचान और दिशा निर्देश देकर सकारात्मक रास्ते पर ले जा सकते हैं, सकारात्मक रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो जब सकारात्मक रास्ते पर ले जाएंगे तो क्या होगा, जब सकारात्मक रास्ते पर लेके जाएंगे तो उसकी पहचान जो है वो, जो जिस पहचान के लिए वो प्रेरित है, जो पहचान वो बनाना चाहता है व्यवसाय के रूप में या रोमांटिक के रूप में या जो भी उस रूप में उसको लेके जा सकते, तो उसके अंदर में भ्रांति जो है पैदा नहीं होगी। तो अगर पहचान बनेगी तो उसके अंदर में जो मनोसामाजिक शक्ति है वो क्या निकल के आएगी, तो मनोसामाजिक शक्ति जो है उसके अंदर में कर्तव्य निष्ठा, वो जो भी होगा वयस्क अगर बन गया है, वह जो पढ़ना चाहता है, वह लिखना चाहता है या कोई काम धंधा करना चाहता है या जिस रूप में जाना चाहता है, तो उसकी जो है वह कर्तव्य निष्ठा के प्रति वह प्रेरित होगा। तो यहाँ पे जो है उसकी कर्तव्य निष्ठा, जो मनोसामाजिक शक्ति है, वह एक निकल के आती है। क्या निकल के आती है, वह कर्तव्य निष्ठा निकल करके आती है। कर्तव्य निष्ठा ये निकल करके आती है। तो यहाँ तक जो है हमने 5 अवस्थाएं बताई। अब छठवीं अवस्था की तरफ चलते हैं। छठवीं अवस्था क्या है, छठवीं अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। छठवीं अवस्था है शीघ्र वयस्क अवस्था। जो छठवीं अवस्था है वो शीघ्र वयस्क अवस्था है। शीघ्र वयस्क अवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो शीघ्र वयस्क अवस्था क्या है, अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड इसको कहते हैं शीघ्र वयस्क अवस्था। शीघ्र वयस्कावस्था। अब ये शीघ्र वयस्कावस्था कहां से कहां तक होती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये शीघ्र वयस्कावस्था जो है ये होती है 19 से लेकर के 40 वर्ष तक। 19 से लेकर के 40 वर्ष तक। वहां मैंने 35 बताया हुआ था, तो 18 से 35, 19 से 40 ऐसे जो है वो डिफरेंट होते रहते थे। हम 35 ही कर लेते हैं, 19 से 35, क्योंकि वहां 35 बताया हुआ था। 19 से 35 वर्ष तक की होती है। अब यहाँ पे जो उसके अंदर में निकल के आता है, जो मूल गुण निकल के आता है वो क्या होता है, स्नेह। मूल गुण जो है वो निकल के आता है बच्चे के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में स्नेह, स्नेह और प्यार। स्नेह निकल के आता है। अब स्नेह निकल के आता है तो यहाँ पे जो है उसके अंदर में क्या क्राइसिस क्या आती है, तो क्राइसिस आती है, एक तो आती है आत्मीयता। आत्मीयता एक होती है आत्मीयता, और दूसरी होती है आत्मीयता के अलावा जो दूसरी होती है उसे कहते हैं अलगाव। एक तो आत्मीयता होती है, उसे स्नेह होता है, और दूसरा अलगाव भी निकल के आता है। अलगाव, व्यक्ति के अंदर में अलगाव होने लगता है। तो ऐसे ही अब यह जो है कौन सी अवस्था है, तो ये छठवीं अवस्था है। यह छठवीं अवस्था है, इसे कहते हैं छठवीं अवस्था। यह छठवां चरण है।
अब यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने आप को अनुभव करने लगता है, या प्रौढ़ होने लगता है, या वयस्क होने लगता है। तो वयस्क होने लगता है तो वह एक दूसरे के साथ में अपना संबंध जो है बनाने लगता है, कि मेल फीमेल के साथ में वहां पे उसके शादी विवाह हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, तो फिर वह एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट उसका होता है। अटैचमेंट जब आगे हो जाता है तो यह यहाँ पे वह विकासात्मक रूप में आगे बढ़ने लगता है। क्या होता है? विकासात्मक रूप में आगे बढ़ने लगता है। विकासात्मक रूप में आगे बढ़ने लगता है। अब जब विकासात्मक रूप में आगे बढ़ने लगता है तो उसको बहुत सारी अड़चने भी आती है, तो उसके अंदर में बहुत सारी अड़चने भी आती है, तो वह वहां पे स्वयं को खोजने लगता है। वह अपने आप को स्वयं क्या है, वह स्वयं को खोजने लगता है। स्वयं को खोजना, फिर दूसरों को खोजना, दूसरों को खोजना, फिर उनके साथ में स्नेह लगाना, स्नेह लगाना, ये सब भावनाएं जो है उसके अंदर में आने लगती है। अब यहाँ पे एक स्वस्थ मित्रता भी यहाँ पे निकल करके आती है, चाहे वो मेल के साथ में, चाहे मेल के साथ में, मेल फीमेल के साथ में, फीमेल के साथ में, ऐसी भावना जो है वह निकल करके आती है। तो अब अगर उसके अंदर में आत्मीयता की भावना आती है, अब यहाँ पे स्वस्थ मित्रता होती है और आत्मीयता की भावना जगती है। आत्मीयता की भावना जगती है तो क्या होगा? अगर ये जगी तो क्या होगा? उसके अंदर में आत्मीयता आएगी। अगर ये भावना नहीं जगी तो क्या होगा? भावना ना जगने पर क्या होता है? उसके अंदर में अलगाव की भावना आ जाती है, यानी उसी से वह अलगाव हो जाता है, तो अलगाव की भावना भी आ जाती है। तो जो है ये अलगाव की भावना भी आती है। चलिए ऐसे ही जो है अब मनोसामाजिक शक्ति क्या है, मनोसामाजिक शक्ति की चर्चा कर लेते हैं। तो मनोसामाजिक शक्ति क्या इसके अंदर में उभर के आती है? तो मनोसामाजिक शक्ति निकल के आती है स्नेह। स्नेह जो है जब तक रहता है तब तक तो स्नेह रहता है, जब तक नहीं रहता तो स्नेह क्या होता है? वह निकल जाता है, स्नेह की भावना जो है हट जाती है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे गुण जो है वह निकल करके आते हैं। चलिए तो स्नेह की भावना भी यहाँ पे आती है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अगली अवस्था की बात करते हैं। अगली अवस्था जो हमारी है वह हमारी सातवीं अवस्था। सातवीं अवस्था जिसको कहते हैं क्या? वयस्कावस्था। सातवीं अवस्था है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था, अब ये वयस्कावस्था कहां से चलती है? तो 35 से लेकर के 64 वर्ष तक, 35 से लेकर के 64 वर्ष तक ये चलती है। अब इसमें क्या भाव निकल के आता है? तो इसमें भाव निकल के आता है क्या? देखभाल। इसमें जो है एक भाव निकल के आता है, जो मूल गुण है वो आता है देखभाल। केयर निकल के आती है। तो अब इसका जो ये होता है क्राइसिस होती है, इसको क्राइसिस कहते हैं, जो है वह इस क्राइसिस को कहते हैं क्या? उत्पादकता। उत्पादकता निकल के आती है। और वहीं उत्पादकता के बाद क्या होता है? तो स्थिरता आती है। उत्पादकता बनाम स्थिरता जो है इसके अंदर में निकल के आती है। ये उत्पादकता बनाम स्थिरता होती है। यह कौन सी अवस्था होती है? तो इस अवस्था को कहते हैं सातवीं अवस्था। यह जो है सातवीं अवस्था है, यह सातवीं अवस्था है। अब इसमें क्या निकल के आता है, क्या देखने को मिलता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस अवस्था में वयस्क जैसा अनुभव होने लगता है, व्यक्ति जो है वो वयस्क हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो वयस्क हो जाता है। क्या हो जाता है? तो व्यक्ति वयस्क हो जाता है। व्यक्ति वयस्क जैसा हो जाता है। व्यक्ति वयस्क जैसा हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर उत्पादकता की भावना आने लगती है। उत्पादकता की भावना आने लगती है। उत्पादकता की भावना आने लगती है। और ऐसे जब उत्पादकता की भावना आने लगती है तो अपनी नई पीढ़ी के लिए कुछ करने के लिए सोचता है। नई पीढ़ी के लिए कुछ करने के लिए सोचता है। कुछ करने के लिए सोचता है, और हर कोई सोचता है अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हर कोई सोचता है, तो कुछ करने के लिए सोचता है। तो ये भावना जो है इसी अवस्था में निकल करके आती है। अब यहीं पे अगर वह नहीं कर पाता है तो क्या होता है? मतलब उसके अंदर में स्थिरता आती है। अगर वो कुछ नहीं कर पाता, कोई बात नहीं यार, है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, तो कहां से करेंगे, तो ऐसे जो है वो स्थिर हो जाता है। नहीं होता तो फिर वो उत्पादकता करने लगता है। तो यहीं पे जो एक मनोसामाजिक शक्ति जो निकल के आती है, उस मनोसामाजिक शक्ति का नाम है क्या? उस यहाँ पे देखभाल की भावना है। और किसकी देखभाल? ये नई पीढ़ी की। तो नई पीढ़ी की वो देखभाल जो है यहाँ पे भावना उसके अंदर में निकल के आती है। तो देखभाल की भावना
देखभाल जैसी मनोसामाजिक शक्ति व्यक्ति के अंदर में निकल करके आती है, विशेष शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। जो अगली अवस्था है वो अगली अवस्था है परिपक्वता। अगली और लास्ट आठवीं अवस्था है क्या? परिपक्वता। परिपक्वता, तो परिपक्वता अवस्था है। यह परिपक्वता अवस्था क्या होती है? ये परिपक्वता अवस्था जो है वो 65 से लेकर के मृत्यु तक, परिपक्वता अवस्था जो है वो 65 से लेकर के मृत्यु तक चलती है। तो 65 से लेकर मृत्यु तक इसमें जो है वो जो मूल गुण आता है वो मूल गुण कहते हैं इसको परिपक्वता। मूल गुण भी इसको परिपक्वता ही कहते हैं। इसको मूल गुण में परिपक्वता आती है। अब यहाँ पे क्या होता है? संपूर्णता बनाम निराशा देखने को मिलती है। संपूर्णता बनाम निराशा। यहाँ अपने को सोचता है व्यक्ति कि हम आप सब कुछ पा लिए हैं, तो सब कुछ पा लिए तो हमको कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ कभी कभी निराशा भी होती है, यार किसके लिए सब बनाया, वो सब हमारी सेवा ही नहीं करते हैं। यानी बच्चे सबके लिए वह कर दिया, अब वो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद उसके अंदर में आता है कि हमने किसके लिए, हमको नहीं, सब अपने अपने चले गए इधर उधर। तो कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया, हमको कोई देखने वाला नहीं, हमको खुद से अपना जो है बनाना खाना है। तो इसके अंदर में क्या होती है? निराशा की भावना भी जो है जागृत होती है। तो या तो संपूर्ण होता है कि अब हमने सबका शादी विवाह कर लिया, सब कुछ हो गया है, तो संपूर्ण हो गए, हम जो है चलेंगे जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए, गंगा धाम जाएंगे, वहां पे जो है हम सब भगवान की पूजा करेंगे, राधे राधे करेंगे, सब काम खत्म हो जाएगा। वहीं अब वो उसके अंदर में ये भी होता है कि राधे राधे तो करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद देख रहे हैं तो सब अपने अपने हैं, हम किसके लिए, सब किसके लिए किए हैं, वो हमारी कोई सेवा ही नहीं कर रहा है। तो उससे ही संपूर्णता बनाम निराशा की भावना भी व्यक्ति के अंदर में आती है। तो ये जो है ये 8वां चरण होता है। इसे कहते हैं क्या? कौन सा चरण? 8वां चरण। यह 8वां चरण है। इसमें क्या होता है? यह इसको वह अतीत को टुकड़ों टुकड़ों में, यहाँ पे अतीत को टुकड़ों टुकड़ों में सोचता है, टुकड़ों टुकड़ों में व्यक्ति में सोचता है। अब उसी सोच करके उसके अंदर में भावना आती है कि अब वैसे ही सोचेगा तो उसके अंदर में संपूर्णता की भावना आएगी, और वैसे ही सोचेगा तो उसके अंदर में निराशा की भावना भी आएगी। सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है तो सकारात्मक अगर निष्कर्ष निकालेगा तो संपूर्णता आएगी, वही नकारात्मक निष्कर्ष निकालेगा तो उसके अंदर में क्या आएगी? वो निराशा आएगी। तो ऐसे ही जो है वह यहाँ पे उसके अंदर में एक सामाजिक देखभाल जो गुण आता है, मूलभूत आता है, उस मूलभूत गुण को कहते हैं क्या? उस मूलभूत गुण को कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता निकल करके आती है। अब अलग अलग वृद्धों में, जो अलग अलग वृद्ध है, उन अलग अलग वृद्धों में इसके चरण में अलग अलग प्रकार की जो है सकारात्मक भाव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने जो पुराने वाले अतीत के जीवनों से वह कभी कभी खुश भी होता है और कभी कभी वह दुखी भी होता है। लोग उसको अनाथालय, उसको जो है वह वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। वृद्धाश्रम जब छोड़ आते हैं तो उसके अंदर में सकारात्मक नकारात्मक भावना आने लगती है और वो अपनी जिंदगी से निराश होने लगता है। तो ऐसे ही निराशा की भावना और संपूर्णता भावना, दोनों भावनाएं इस अवस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था को जो है और एक्सप्लेन नहीं किया था जो है एरिक्सन जी ने, इसलिए इस अवस्था को थोड़ी अधूरी अवस्था भी कहा जाता है। यानी इस अवस्था में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया और क्या क्या होता है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो है इसको अधूरी अवस्था भी कहते हैं। चलिए, तो यहां तक जो है आज मैंने आपके सामने 8 मनोसामाजिक विकास के जो 8 गुण है, वो 8 चरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। 8 चरण आपके सामने प्रस्तुत किए। अब ये देख लेते हैं कि इनके मनोसामाजिक सिद्धांत के क्या गुण हैं, यानी क्या मतलब पावर क्या है, ये जो इनका सिद्धांत, इस सिद्धांत में इस सिद्धांत से क्या बहुत ज्यादा सीखने को मिल सकता है। तो सिद्धांत के गुण क्या है वो समझ लेते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के गुण क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत के गुण क्या है, तो उस गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गुण है, पहला गुण है कि यह जो है क्या है, यह किशोरावस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान देता है, किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है। दूसरा गुण क्या है इसका, तो दूसरा गुण है कि आशावादी दृष्टिकोण रखता है कि होगा ही, आशावादी दृष्टिकोण रखता है। अब आशावादी दृष्टिकोण कैसे रखता है वो बता देता हूं। आशावादी दृष्टिकोण में क्या है, एक है विश्वास और बनाम क्या है, अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास में व्यक्ति विश्वास रखता है और अविश्वास को भी दूर करने की कोशिश करता है कि उसको भी हम जो है नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ लेके आएंगे। तो इसके अंदर में आशा रहती है कि अगर हम उसको नकारात्मक चीज है उसको अगर हम ट्रेन दे देंगे, प्रशिक्षण दे देंगे, उसको उसकी सारी जरूरतें पूरा कर देंगे तो अभी जो है वह
सकारात्मक की तरफ आएगा, तो इसलिए आशावादी दृष्टिकोण रखता है। और क्या और रखता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल करता है। यानी व्यक्ति जब जन्म होता है, यानी इसका गुण क्या है, तो जन्म से मृत्यु तक के सभी मनोसामाजिक गुणों का विकास किया गया, मनोसामाजिक गुणों को दर्शाया गया है, गुणों को दर्शाया गया है इस थियरी में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी मनोसामाजिक गुणों को दर्शाया गया है। तो इस तरह से इसके क्या है, ये इतने गुण है। चलिए इसके दोष क्या है, दोष देख लेते हैं, दोष की बात कर लेते हैं। दोष में क्या है, ये दोष क्या है, दोष की चर्चा कर लेते हैं। इसके दोष है, मनोसामाजिक सिद्धांत के दोष जो है वो पहला है आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण। इसमें क्या है इसके दोष, सबसे पहला दोष जो है आवश्यकता से अधिक इसमें आशावादी है, पहला है, यानी आवश्यकता से अधिक जो है यह इसमें आशावादी है, आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण। दूसरा क्या है इसका गुण, यानी यह आवश्यकता से अधिक जो है आशा रखता है। दूसरा है कि फ्रायड के सिद्धांत को मात्र सरल किया है इन्होंने, जो फ्रायड का सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत उसी को मात्र सरल किया है, यानी उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसको उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सरल कर दिया है, आसान बना दिया है। प्रयोगात्मकता का अभाव था, इन्होंने प्रयोग नहीं किया, प्रयोगात्मकता का अभाव था, इसमें प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोगात्मक समर्थन का अभाव रहा। फिर सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुए बिना व्यक्तित्व विकास को संभव, कह रहे सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्तित्व का विकास संभव, ये बताते हैं। व्यक्तित्व विकास संभव, यानी कहते हैं कि बिना समाज से जुड़े हुए ही व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। ये भी जो है इसमें बताया गया था। ये भी क्या है, यह नकारात्मक, इसका मतलब ये इसके दोष है। यह कहते हैं कि इसमें अंतिम जो इनकी अंतिम अवस्था थी, अंतिम अवस्था को एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, अंतिम अवस्था को व्याख्या नहीं किया, और वह असंतोषप्रद है। यानी जो अंतिम वाली कौन सी, परिपक्वता वाली अवस्था, जो अंतिम अवस्था थी, परिपक्वता अवस्था 65 से लेकर के मृत्यु तक, उस अवस्था को जो है इन्होंने व्याख्या नहीं किया, इसलिए क्या है, वह अधूरी है। तो इसलिए यह इसके क्या है, गुण और दोष। तो मैंने आज आपके सामने मनोसामाजिक विकास के जो टेबल के रूप में मैंने बताया आपको कि क्या उसके अंदर में क्या उसकी अवस्थाएं हैं, उसके अंदर में उसके क्या दोष हैं, क्या क्राइसिस आती है, कौन से उसके मनोसामाजिक विकास के गुण निकल करके आते हैं, ये सब मैंने आपके सामने चर्चा करी बाकायदा एग्जाम्पल के जरिए, उसके जरिए। तो अब यहाँ से जो है आज का यहाँ पे काम खत्म होता है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूँ, तो प्रश्न ले लेते हैं थोड़े। चलिए, अगर यहाँ के बाद अगर किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो हमसे वो पूछ सकता है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी को नहीं समझेगा तो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, तो प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर पहला लेने से पहले आप लोग रेडी है क्या, सभी लोग जवाब देने के लिए रेडी है सभी लोग, जवाब देने के लिए रेडी है सभी लोग? ओके, चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला ले लेते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको दिया हुआ है सुमेलित करना है, यानी सुमेलित करना है कि यहाँ पे दिया हुआ एक सूची में संघर्ष दिया हुआ है, दूसरी सूची
सूची में अवस्था दिया हुआ है। एक सूची में संघर्ष दिया हुआ है, दूसरी सूची में अवस्था दिया हुआ है। अब बताना आपको, पहले में संघर्ष दिया हुआ विश्वास बनाम अविश्वास, आत्मनिर्भर निर्भरता बनाम लज्जा, पहल बनाम अपराध, उद्यमिता बनाम हीन भावना। अब यहाँ पे वहीं पे एक तरफ अवस्था भी दी हुई है, अवस्था दी हुई है एक तरफ, ये जो है ये वाली अवस्था जो है ये है एरिक एरिक्सन की, और ये जो है वो फ्रायड की है। अब इसमें से कौन किसके साथ में जुड़ सकता है, कौन किसके साथ में जुड़ सकता है? आपके सामने कूट मैं दे रहा हूं, कूट कुछ इस तरह से, बताइए कौन सा सही है। कूट दे रहा हूं, बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जवाब कूट है 3412, तो 4312 कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बहुत सारे लोग जवाब बाकी है, जवाब दीजिए। हाँ सही है, सही जवाब है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सही जवाब जो है वो 2 हो सकता है, बी। बी कैसे? तो विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास में क्या होता है? तो सबसे पहली अवस्था इनकी होती है मुखी अवस्था, मुखी अवस्था। अब दूसरी बात जो है वह आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा, आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा क्या है? वह गुदी अवस्था है। तीसरी जो अवस्था है वह पहल बनाम अपराध है। तो पहल बनाम अपराध जो है वह कहाँ आती है? वह दिखेगी कहाँ पे? वह लैंगिक अवस्था में दिखेगी, वह लैंगिक अवस्था में। और जो चौथी बनाम उद्यमिता बनाम हीन भावना, तो ये दिखेगी कहाँ पे? वह सुसुप्ता अवस्था में दिखेगी। तो इस तरह से जो है ये आप कर सकते हैं। सही बात है, जिन जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वो सही है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ इस तरह से। हाँ, अगला प्रश्न है सूची। अगला प्रश्न है सूची में संघर्ष दिया हुआ, एक तरफ अवस्था दिया हुआ है। पहचान बनाम भ्रांति, प्रौढ़ावस्था, आत्मीयता बनाम अलगाव, परिपक्वतावस्था, उत्पादकता बनाम स्थिरता, किशोरावस्था, संपूर्णता बनाम निराशा। कौन सा कूट सही होगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? जवाब दीजिए। जवाब 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 जवाब, जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब नहीं आ रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब जवाब। कोई बी कह रहा है, कोई एक कह रहा है, कैसे कहाँ हो रहा है, कैसे कहाँ हो रहा है? चलिए चलिए, तो हम मिलान कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो पहचान बनाम भ्रांति यानी कब आई थी ये? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है? उसकी पहचान और भ्रांति आती है। तो पहली तो होगी किशोरावस्था। चलिए, तो पहला हो गया किशोरावस्था। अब दूसरा, ये संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा किस में आ रही थी? तो परिपक्वता में आ रही थी, ये हो गई परिपक्वता। अब क्या बचा? अब बचा, अब यहाँ पे बचा क्या? तो आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव कहाँ आ रहा था? तो आत्मीयता बनाम किस में आ रहा था? तो यहाँ पे ये किस में आ रहा था? ये पूर्व में आ रहा था, ये पूर्व में आ रहा था, ये पूर्व हो गया। अब उत्पादकता बनाम स्थिरता किस में आई थी? तो प्रौढ़ावस्था में आई थी। अब सोच लीजिए किस में आ रहा है? तो पहले का 3, दूसरे का जो है, हाँ, दूसरे का 4, दूसरे का 4 हो गया। और तीसरे का 1 है तो तीसरे का 1 हो गया। चौथे का 2 है तो चौथे का 2 हो गया। देखिए कौन सा सही है? बी, बी यहाँ पे सही है। चलिए, जवाब नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं दिए, बहुत सारे लोगों ने। ऐसे ही प्रश्न आते हैं मैच करने के लिए, तो आपको मैच करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न है संघर्ष है और मनोसामाजिक शक्ति है। संघर्ष और मनोसामाजिक शक्ति है। यहाँ पे एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ मनोसामाजिक शक्ति है, उसका मिलान करना है। चलिए मिलान करके बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा?
कौन सा सही होगा, पहचान करके बताइए, कौन सा सही होगा, कौन सा कूट सही है, ए बी सी, ए बी सी कौन सा कूट सही है, ए बी सी कौन सा कूट सही है, ए बी सी कौन सा कूट सही, जवाब नहीं आ रहे, जवाब दीजिए, इतना देर क्यों लग रही है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब इतना देर क्यों लग रहा है, जवाब इतना देर क्यों लग रहा है, जवाब देने में इतना देर क्यों लग रहा है। हाँ सही बात है, इसमें 4 प्रश्नों का एक ही प्रश्न, तो देर तो लगेगी ना। सही बात है, चलिए एक इसका सही जवाब है, एक सही जवाब है, कैसे सही जवाब है, चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पहचान बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भ्रांति कहाँ पे है, तो कर्तव्य निष्ठा। दूसरा आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता बनाम अलगाव में क्या आता है, तो स्नेह आता है। और उत्पादकता बनाम में क्या आता है, तो देखभाल आती है। और संपूर्णता बनाम निराशा में क्या आती है, तो 4 आता है, परिपक्वता आती है। तो ये क्या है, ये वाला जवाब सही है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया तरह से जवाब दे रहे हो। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ, किस अवस्था में कोई मानव सामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता, किस अवस्था में कोई मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता, बल्कि व्यक्ति पिछली मनोसामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। कौन सी अवस्था में, किस अवस्था में कोई मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि पिछली मनोसामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्थाओं में, कौन सी अवस्था में, सही बात है, परिपक्वता अवस्था में, परिपक्वता अवस्था में जो है वहां पे, ये इसका सही जवाब है, आ गया। हाँ, इसका जो जवाब है सही, परिपक्वता अवस्था है, यानी इसमें कोई कोई भी मनोसामाजिक संकट उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वह जो पुरानी अवस्था है उसी को जो है वो फॉलो करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अगली अवस्था में 5वां है, एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों में समानता नहीं है। एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों में समानता नहीं, किसमें, महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन में, जैविक और लैंगिक आधारों का महत्व में, अहम इदम पराअहम का प्रयोग करने में, उपयुक्त सभी में। एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों में समानता नहीं है, कौन सा जवाब सही हो सकता है, कौन सा जवाब सही हो सकता है, एरिक्सन और सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों में समानता नहीं है। अहम इदम पराअहम का प्रयोग करने में, अहम इदम और पराअहम का प्रयोग करने में, सही बात है। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, अहम इदम और पराअहम का प्रयोग किया हुआ था, पराअहम का प्रयोग किया हुआ था, जबकि जो है सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग नहीं किया था। सिगमंड फ्रायड और ये दोनों ने महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन किया है, उन्होंने भी किया है, जैविक और लैंगिक आधारों को महत्व दिया है, ये भी दिया हुआ है। तो खाली यही नहीं है, अहम इदम और पराअहम का प्रयोग ये उन्होंने नहीं किया है, तो ये वाला जवाब इसमें वो सही हो सकता है, तीसरा वाला सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया सर, 3 इसने कोई प्रयोग नहीं किया है, हाँ सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बहुत ही मतलब डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो एक यहाँ पे एरिक एरिक्सन जी ने किया है, एरिक एरिक्सन जी ने इसका प्रतिपादन किया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही डायरेक्ट टाइप का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कुल कितने चरण हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कुल कितने चरण हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कुल कितने चरण हैं, 8 8 8 8 8 8 है, सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो जवाब है वह तीसरा जवाब सही है, 8, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है, और समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को। तो जवाब 3 है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अब यहाँ से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। माइक ऑन करिए और पूछिए।
माइक ऑन करिए और पूछिए। तो निकल रही हूँ। किसी का है कोई प्रश्न? चलिए, आज 27 तारीख है, 3 दिन में हम 1 महीना पूरा कर लेंगे। एक महीने का डेमो बहुत होता है। चलिए, तो मिलते हैं। नहीं किसी का प्रश्न तो शाम को मिलते हैं। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलिए, तब तक जहां रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।